नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर में। एग्रोनॉमी में हम आज लोग 5वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें? आज हम पढ़ेंगे क्रॉप इकोलॉजी क्या होता है, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्लांट एडियोटाइप क्या होता है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप इस लेक्चर में आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूँ। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों के लिए को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। नाम है उसका अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके परचेज कर सकते हैं मात्र 1,000 रुपए में। यहाँ पर आपको दिए गए जितने भी सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर आ रहा है तो आपके लिए ये बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। कोर्स एक नंबर का है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको पढ़ा डिजाइन किया है। सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगा और साथ में हर वीडियो लेक्चर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा जो कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला, मैं आप पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्रॉप इकोलॉजी के बारे में। तो क्रॉप इकोलॉजी के बारे में अगर हम समझे तो जो इकोलॉजी टर्म है तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो इकोलॉजी जो टर्म है वो ग्रीक भाषा के इकोस से बना हुआ है जिसका मतलब सराउंडिंग होता है या फिर होम होता है, घर या फिर सराउंडिंग। तो क्रॉप इकोलॉजी का सीधा सीधा मतलब ये होता है, क्रॉप इकोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ए क्रॉप और क्रॉप कमोडिटी एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यानी कि हमारा जो क्रॉप है और क्रॉप के आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की हवा कैसी है, वहां का पानी कैसा है, वहां का टोपोग्राफी कैसी है, इन सभी चीजों का जब आपस में अध्ययन करते हैं कि जो हमारा पौधा है और पौधे के साथ साथ जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से ये एक दूसरे को फायदा करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, इसी को जब हम पढ़ते हैं तो वो किस में पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं क्रॉप इकोलॉजी में। A local climate condition, a local climatic condition that differ from the surrounding areas due to difference in relief, exposure और cover is called microclimate। हमने बताया क्रॉप इकोलॉजी। क्रॉप इकोलॉजी आप समझ गए ना? क्रॉप इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो काफी ब्रॉड टर्म होता है। ब्रॉड टर्म में आपका पूरा ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप के आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट आप इमेजिन कर सकते हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे मिट्टी के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, न्यूट्रिएंट हो, या फिर सीधे सीधे ऊपर का जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसके बारे में बात करें, वहां की हवा कैसी है, वहां पानी कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, इन सभी चीजों की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है क्रॉप इकोलॉजी। क्रॉप इकोलॉजी। एक हमारा शब्द होता है माइक्रो क्लाइमेट। जब हम माइक्रो क्लाइमेट की बात कर रहे होते हैं तो जो हमारा पौधा होता है उस पौधे के आसपास, यानी कि उस पौधे के जस्ट ऊपर, जस्ट नीचे, उसके जस्ट अगल बगल या पौधे के बीच में जो इन्वायरमेटिक कंडीशन या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन में थोड़ी सी वैरायटी आती है, थोड़ा सा अंतर आता है, बाकी जो थोड़े दूर के इन्वायरमेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से आप समझाएं तो जैसे मान लेते हैं कि आम का पौधा है, तो आम के पौधे के नीचे कैसा क्लाइमेट है? आम के पौधे के जो जमीन है उसके नीचे, यानी कि आम का पौधा है जो छांव है, तो आम के छांव के नीचे कैसा क्लाइमेट है? आम के पौधे के जस्ट ऊपर का क्लाइमेट कैसा है, वहां पर हवा किस तरीके से बह रही है? आम की जो डालियां हैं, डालियों के बीच में ह्यूमिडिटी कैसी है, वहां पे हवा का टेम्परेचर कैसा है, वहां पे चीजें किस तरीके से हैं, फिर इसको हम माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। यानी कि पत्तियों से और पत्तियों के बीच में आसपास में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में बात हो रही है तो उसको माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। जबकि इकोलॉजी जो होती है, क्रॉप इकोलॉजी, थोड़ा सा ब्रॉड टर्म होता है। यानी कि जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ये पेड़ है, तो इस पेड़ के आसपास बोले तो इतना एरिया जो है, ये पूरा एरिया, ये पूरा क्रॉप इकोलॉजी के अंतर्गत है। जैसे माइक्रो क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो केवल पौधे के नीचे वाला भाग और पौधे के बीच बीच में जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, उसके आसपास के जो टेम्परेचर, क्लाइमेट और वहां की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो सब हमारी माइक्रो क्लाइमेट के अंतर्गत आती हैं।
फ्रॉम एन एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव माइक्रो क्लाइमेट इज स्टडीज एट टू मेन लेवल, यानी कि एक प्लांट लेवल पर होता है और एक सॉइल लेवल पर होता है। दोनों के बारे में हम अभी समझेंगे। क्रॉप इकोलॉजी जो होता है, क्रॉप इकोलॉजी में जो माइक्रो क्लाइमेट होता है वो प्लांट लेवल पे कैसा होता है और वो सॉइल लेवल पे कैसा होता है, दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जैसे अगर हम माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल में बात करें तो सबसे पहले तो हम इस पूरी भाषा को डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझते चलते हैं। जैसे पौधे का इको क्लाइमेट, यानी कि पौधे की छतरी, जो पौधे की कैनोपी होती है ना, यानी कि पौधे का जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, के ठीक ऊपर, इसका जस्ट ऊपर यहाँ वाले पार्ट और इसके ठीक नीचे यानी कि यहाँ वाले पार्ट की जो यहाँ की जलवायु है और आसपास के वातावरण की जलवायु से थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर क्यों अलग होगा? क्योंकि पौधे की पत्तियों से कुछ ट्रांसपिरेशन हो रहा है, कुछ जलवाष्प निकल रहा है। अब इस जलवाष्प की वजह से यहाँ की जो ह्यूमिडिटी होगी वो यहाँ आसपास जहाँ पौधे नहीं है, यहाँ की ह्यूमिडिटी और यहाँ की ह्यूमिडिटी में अंतर होगा। यहाँ के टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में थोड़ा सा अंतर होगा, ये अलग अलग होता है। पौधे के स्तर पर यह सूक्ष्म जलवायु पौधे के प्रकार, उसकी संरचना विशेषताओं, संरचनात्मक विशेषताओं जैसे उसकी ऊंचाई कैसी है, छतरी का घनत्व कैसा है, पत्ती का आकार कैसा है, तना कैसा है, मिट्टी का रंग कैसा है, के साथ बदलती रहती है। जैसे अगर बड़ा पौधा होगा तो बड़ा पौधा होगा तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, और अगर ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो ह्यूमिडिटी वहां पर ज्यादा होगी। पौधे की पत्तियां ज्यादा बड़ी हैं, पौधा काफी ज्यादा सघन है यानी कि उसके अंदर ढेर सारी ब्रांचेस निकली हैं तो भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ढेर सारा ऑक्सीजन निकलेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा और इसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी होगी थोड़ी सी ज्यादा होगी। नीचे के बारे में बात करें तो नीचे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, बड़ा पौधा होगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो नीचे का टेम्परेचर ठंडा रहता है। इसीलिए अगर आप बाग में अंदर घुस जाओगे तो गर्मी के मौसम में भी आपको बहुत आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर ठंडा है। ठंडा क्यों है? क्योंकि एक तो वहां पर सिंचाई हो रही है, तो सिंचाई होने की वजह से सॉइल का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सॉइल का जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको अभी मैं अगले वाले लेक्चर में, अगले वाले स्लाइड में पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम प्लांट लेवल पे बात कर रहे हैं। तो जब हम सिंचाई करते हैं तो पौधे के अंदर पानी की उपलब्धता ज्यादा रहती है, और जब पानी की उपलब्धता ज्यादा रहेगी तो ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से होगी, ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो इससे वहां पर थोड़ी सी ठंडक रहती है। तो इसी के बारे में बात हो रही है, यही होता है हमारा माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल। ये जो विशेषताएं हैं, चाहे धूप है या तापमान है या ह्यूमिडिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का स्तर है, हवा की जो गति है, जीवों को प्रभावित करने करके सूक्ष्म जलवायु को संशोधित करती रहती है। बड़ी संरचनात्मक विशेषताओं वाले पौधे हवा की गति और हवा की गति और जमीन तक सूर्य की किरणों के प्रवेश को कम कर देते हैं। यहाँ तक कि एक उभरता हुआ छोटा सा पौधा जो होता है वो भी हवा की गति को कम करने और जमीन पर छांव करके मिट्टी के सतह के आसपास की जलवायु को बदल देता है। मिट्टी से ढके क्षेत्र में वनस्पति से ढके क्षेत्र में मिट्टी के सतह के तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। पौधे का इकोसिस्टम आसपास के इको क्लाइमेट आसपास के वातावरण की तुलना में अधिक आर्द्र और ठंडा होता है, जो कि कीटों और बीमारियों के प्रसार के लिए अनुकूल हो जाता है। पौधे की छतरी उससे गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता गुणवत्ता को बदल देती है। दिन के समय में पत्ते का तापमान हवा के तापमान से अधिक हो सकता है और रात में यह हवा के तापमान से कम हो सकता है। ध्यान से समझते चलते हैं पूरी पॉइंट को, जितना मैंने अभी पूरा भाषा पढ़ा है। पौधे के बीच में जब सनलाइट पड़ती है, पौधे पर यहाँ सनलाइट पड़ रही है तो सनलाइट छन जाएगी और छन के नीचे नहीं आएगी, या तो यहाँ पर रुक जाएगी और या तो थोड़ा बहुत आएगी। तो नीचे या तो छांव मिलेगा और या तो हल्की धूप मिलेगी, और जब छांव मिलेगा या हल्की धूप मिलेगी तो यहाँ ऑटोमेटिक पौधे के नीचे का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हवा बहुत तेजी से चल रही है और हवा इस पौधे के बीच से होकर गुजरती है तो पत्तियों से टकराकर और यहाँ की शाखाओं से टकराकर हवा की जो गति है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है। ये सब चीजें अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ये सब आप देखते होंगे
कि अगर बाग में अंदर चले जाओ, बाग के अंदर, तो आपको कैसा टेम्परेचर या किस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ऐसा होता है, कई बार जो पत्ती का तापमान होता है वो अगल बगल के हवा के तापमान से ज्यादा हो जाता है। कैसे? अगर आप पत्ती को टच करोगे तो आपको लगेगा कि पत्ती थोड़ी सी ज्यादा गर्म है, जबकि हवा उतनी ज्यादा गर्म नहीं है जो पत्ती के आसपास की है। और रात के टाइम पर यही उल्टा हो जाता है, आसपास की हवा थोड़ी ज्यादा गर्म होती है और पत्तियां जो होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, हवा का तापमान से कम हो जाता है। पत्तियां ठंडी हो जाती हैं, हवा का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सभी चीजें, अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो ये सभी चीजें आप समझते होंगे कि ये होता क्या है, ये मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो प्लांट लेवल पे आपको ये थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे पौधे के अगर बीच में आप चले जाओगे, बाग में चले जाओगे, तो आपको थोड़ी ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा, तापमान कम मिलेगा, धूप कम मिलेगी। तो ये सभी चीजें थोड़ा सा अंतर होता है अगल बगल के इन्वायरमेंट से, यानी कि अगल बगल जहां पर पौधा नहीं है वहां की अपेक्षा ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल। अगला है हमारा माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल लेवल। इसको ध्यान से समझते हैं, सॉइल लेवल पे माइक्रो क्लाइमेट कैसे होता है, ध्यान से समझते हैं, पूरी भाषा को पढ़ते हैं पहले। मिट्टी का रंग सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। क्यों? क्योंकि अगर काली मिट्टी होगी तो सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, लाल मिट्टी होगी तो सनलाइट कम एब्जॉर्ब करेगी। इस तरीके से मिट्टी का जो कलर है वो सनलाइट को अलग अलग मात्रा में एब्जॉर्ब करता है और अलग अलग मात्रा में परावर्तित करता है, क्योंकि यह तय करता है मिट्टी का कलर कि आने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा परावर्तित होगा और कितना हिस्सा अवशोषित होने लगेगा। आने वाली विकिरण का जो प्रतिशत परावर्तित होता है उसी को अल्बिडो बोलते हैं। सनलाइट आया, मिट्टी पे पड़ा और मिट्टी पे पड़ के वापस चला गया, तो जो हिस्सा वापस चला गया, जैसे मान लेते हैं 100 फोटोन आया, 100 फोटोन लाइट आई और 80 फोटोन लाइट वापस चली गई, तो एब्जॉर्ब कितनी हुई? 20 फोटोन लाइट एब्जॉर्ब हो गई। तो 80 फोटोन जो वापस गया उसी को अल्बिडो बोलते हैं। अल्बिडो मिट्टी के प्रकार, पौधे के आवरण, मिट्टी की नमी, जैविक पदार्थों के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि पौधा कितना बड़ा है, पौधा कितना डेंस है, मिट्टी किस तरीके की है, सनलाइट कितनी आ रही है, मिट्टी में नमी कितनी है, इसके हिसाब से एल्बिडो बदलता रहता है। जैसे अगर मिट्टी काली है तो एल्बिडो कम होगा, यानी कि जो काली मिट्टी है वो ज्यादातर अवशोषित कर लेगी। मिट्टी में अगर नमी ज्यादा है तो भी एल्बिडो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी जब नमी रहती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो सनलाइट आता है। इसके साथ साथ जैविक पदार्थ अगर ज्यादा है तो भी एल्बिडो कम हो जाएगा, जैविक पदार्थ जो रहते हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो सनलाइट आता है। इसके साथ साथ एल्बिडो में इन्हीं अंतरों के कारण समान मात्रा में विकिरण होने पर भी अलग अलग तापीय स्थितियां बनती हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी की सतह पर मल्च अधिकांश भाग में अगर होगा, अगर मिट्टी की सतह पर ढेर सारे अवशोष पड़े रहेंगे तो वो क्या करेंगे, जो सनलाइट आ रही है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जिससे कि क्या होता है कि गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है और मिट्टी ठंडी रहती है। सीधा सीधा ऐसे समझो कि मिट्टी के ऊपर जो भी अवशेष पड़े हुए हैं, जब ये सभी अवशेष सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो नीचे मिट्टी जो पड़ी है वहां तक सनलाइट पहुंचेगा नहीं। तो अगर वहां सनलाइट नहीं पहुंचेगा तो मिट्टी हमारी उतनी ज्यादा गर्म नहीं होगी, मिट्टी हमारी ठंडी बनी रहेगी। और रात के समय पर इसका उल्टा हो जाता है, जो थोड़ा बहुत सनलाइट नीचे चली गई है मिट्टी से, जो अवशेषों से छन के जो मिट्टी तक पहुंच गई है थोड़ी बहुत सनलाइट, ये सनलाइट रात में, ये मतलब वो जो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है वो टेम्परेचर रात को सोचेगा कि मैं बाहर निकल जाऊं मिट्टी से। अब जब ये बाहर निकलने का सोचेगा टेम्परेचर, तो मिट्टी के ऊपर जो अवशेष पड़े हुए हैं ये उस टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देंगे। तो क्या होगा, रात के समय पर मिट्टी थोड़ी सी गर्म बनी रहती है। तो इसमें आपको डबल फायदा, ठंडी में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो मिट्टी के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ठंडी में टेम्परेचर बहुत घट जा रहा है। तो अगर हमने मिट्टी पर मल्चिंग कर रखी है तो टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। गर्मियों के समय पर दिन में मिट्टी थोड़ी सी ठंडी रहेगी और रात में मिट्टी थोड़ी सी गर्म रहेगी। ठीक, ये आपेक्षिक गर्मी और सर्दी की बात हो रही है, मतलब प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। यानी कि
रात में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर जितना रहेगा उसकी अपेक्षा मिट्टी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जबकि दिन में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और मिट्टी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा। बाकी अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो मिट्टी दिन में थोड़ी सी गर्म रहेगी और रात को थोड़ी सी ठंडी रहेगी, ठीक। लेकिन जब हम सापेक्ष में बात करते हैं तो दिन में जो हमारी हवा है उसकी अपेक्षा मिट्टी थोड़ी सी ठंडी रहेगी और गर्मी में रात में क्या होगा कि मिट्टी जो है थोड़ी सी गर्म रहेगी। तो इस तरीके का टेम्परेचर आपको देखने को वेरिएशन में मिल सकता है। आगे बात करते हैं, जो हमारी गीली मिट्टी होती है वो सूखी मिट्टी की तुलना में विकिरण को अधिक अवशोषित करती है। यही मैंने बोला था कि अगर अभी नमी ज्यादा है तो एल्बिडो कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी विकिरण आ रहा है, जितना भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो सब, जितना भी रेडिएशन आ रहा है वो सब मिट्टी एब्जॉर्ब कर रही है, जो गीली मिट्टी है। अब गीली मिट्टी जब इसको एब्जॉर्ब करेगी, इतनी ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये क्या करेगा, अपनी मिट्टी के अंदर का जो पानी है उसको वाष्पित करने लगेगा, वहां से भाप बनकर मिट्टी का जो पानी है वो उड़ने लगेगा। इसी कारण से जो नम वाली मिट्टी होती है ये गर्म होने में भी टाइम लगाती है और ठंडा होने में भी टाइम लगाती है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो, आप एक बार ठंडी मिट्टी लो, सॉरी थोड़ी सी गीली मिट्टी लो और थोड़ी सी क्या कर लो, थोड़ी सी सूखी मिट्टी ले लो, दोनों एक तवे पे रख लो, ठीक, दोनों तरीके की मिट्टी, और दोनों को बर्नल पे रख दो, गैस चूल्हे पर रख दो, और फिर दोनों को जब आप गर्म करोगे तो आप देखोगे जो सूखी मिट्टी है वो थोड़ी देर से गर्म हो रही है, जो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी है जो थोड़ी सी भीगी हुई है मिट्टी, वो बहुत देर से गर्म हो रही है, जबकि जो सूखी मिट्टी है वो जल्दी गर्म हो जा रही है। अब जब दोनों गर्म हो गए तो उसको उतार के जमीन पर रख, चूल्हे से उतार लो। अब क्या देखोगे आप, जो हमारी गीली मिट्टी है इसको ठंडा होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, जबकि सूखी मिट्टी जो हमारी है वो जल्दी से ठंडी हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऊष्मा का गेन है या फिर ऊष्मा का जो लॉस है, यहाँ पर गेन और लॉस यानी कि लाभ और हानि हो रहा है, वो 5 गुना तेजी से होता है। अगर पानी है तो पानी जो होता है वो थोड़ा सा देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि हमारी मिट्टी बहुत तेजी से गर्म और बहुत तेजी से ठंडी हो जाती है। मतलब मिट्टी जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, पानी देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पेसिफिक जो ऊष्मा होती है वो मिट्टी की स्पेसिफिक ऊष्मा 0.2 होती है और पानी की यो एक होती है, पानी की कितना होती है 1.0 होती है, मिट्टी की 0.2 होती है। ये हमारा किसका है? ये मिट्टी का है, ये पानी का है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और आगे हमारा है 0.5%, ये हमारा किसका है? ये हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर का होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये सब चीजें याद कर लेना, ऑर्गेनिक मैटर भी कह सकते हो। इसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है ये अलग अलग तरीके से होती है। तो यही बोला जा रहा है माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल लेवल, सॉइल लेवल पर किस तरीके से एनवायरमेंट हो। अगर खेत में हमने अपने पानी भर रखा है तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी मिट्टी और रात को बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक जो इसकी ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व जो है वो थोड़ा सा इसका मेंटेन बना रहता है। विशिष्ट ऊष्मा इसको कहा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा। हार्वेस्टिंग इंडेक्स के बारे में बात करें तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है? ये क्या होता है? द efficient utilization of what is produced by photosynthesis is expressed as the harvesting index. It is also known as coefficient of effectiveness. जो कुछ भी पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं उसको पौधे कितनी इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करते हैं उसी को हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं। दूसरे भाषा में अगर हम बोलें तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस कहा जाता है। कैसे समझेंगे? जैसे मान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस करके पौधे ने 100 किलोग्राम क्या बनाया? 100 किलोग्राम एनर्जी बनाई। इसको आप ऐसे समझ लो, एनर्जी किलोग्राम में मापी नहीं जाती, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। फोटोसिंथेसिस हुआ, एक दिन में जितनी फोटोसिंथेसिस हुई, मान लेते हैं कि उतनी फोटोसिंथेसिस पौधे ने 100 किलोग्राम एनर्जी बनाई। दिन भर फोटोसिंथेसिस पौधे ने किया और 100 किलोग्राम एनर्जी बनाई। अब क्या हुआ?
मान लेते हैं कि वो पौधा कौन सा था, वो पौधा हमारा था गेहूं का। किसका पौधा था? गेहूं का पौधा। अब ये 100 किलोग्राम जो एनर्जी बनी है, 100 किलोग्राम में 70 किलोग्राम जो एनर्जी थी, ये पौधे ने कहा स्टोर कर ली? ये अपने तने में और इसके साथ साथ अपने पत्ती में स्टोर कर ली। बची कितनी? 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम एनर्जी कहां पर स्टोर करी? अपने ग्रेन में स्टोर कर ली। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? गेहूं के दाने में स्टोर कर ली। तो अब हम इसको ध्यान से देखें तो हम क्या यूज करते हैं? गेहूं में हम केवल गेहूं का दाना ही तो यूज करते हैं, भूसा हम थोड़ी खाते हैं। तो 100 किलोग्राम एनर्जी में केवल 30 किलोग्राम एनर्जी हमारी काम की रही, बाकी 70 किलोग्राम एनर्जी जो हमारी थी वो काम की नहीं रही, मतलब डायरेक्टली हमारे काम की नहीं है। अगर हम इसके अंदर चेंज कर पाए, यानी कि कोई एक ऐसा तरीका ले आ पाए जो कि हमारा 50 किलोग्राम तेल और तने और पत्ती में चला जाए और हमारा 50 किलोग्राम गेहूं में चला जाए, तो ये अच्छी बात होगी कि बुरी बात होगी? अगर ये 50-50% हो जाए तो अच्छी बात होगी, इसकी अपेक्षा तो अच्छा ही हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स। दूसरी भाषा में इसको बोले तो फसल कटाई सूचकांक कहते हैं। इसको समझते हैं। जो हमारा हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा इकोनॉमिक इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। क्या होता है? इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। अब देखो ध्यान से, इकोनॉमिक यील्ड में हमारा क्या आएगा? गेहूं अगर हमारी फसल है तो इसमें हमारा ग्रेन आएगा, और बायोलॉजिकल यील्ड में आपका क्या आएगा? ग्रेन आएगा और इसके साथ साथ स्ट्रॉ आएगा। यहां पर हिंदी में लिखें तो या तो गेहूं आएगा और यहां पर गेहूं और भूसा, ये दोनों आएगा। इसको मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे किससे? 100 से, तो यहां पर आप देखोगे तो इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारा इकोनॉमिक यील्ड कितना था? इकोनॉमिक यील्ड हमारा 30 किलोग्राम, बायोलॉजिकल यील्ड हमारा 100 किलोग्राम था। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल गया? इसको माइने डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा, बचेगा 30। तो हमारा जो इकोनॉमिक यील्ड है वो कितना है? 30% है। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स हमारा कितना आएगा? 30% आएगा। 30% यानी कि हमारे उपयोग के लिए। अगर यहीं हम गन्ना कर देते हैं तो गन्ने में जो ग्रेन होगा वहां पर इकोनॉमिक यील्ड की जगह पर ग्रेन की जगह पर तना हो जाएगा। ठीक, क्योंकि गन्ने का तना ही इकोनॉमिक पार्ट होता है। गन्ने के तने से ही हम जूस निकालते हैं। इसकी पत्तियां, फ्लावर, जड़, ये सबसे कोई दिक्कत हमको, कोई इकोनॉमिक पार्ट नहीं होता। इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। ज्यादातर इससे क्या पूछा जाता है? फॉर्मूला ही पूछा जाता है। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स से केवल और केवल फॉर्मूला पूछा जाता है। तो फॉर्मूला आप याद कर लेना, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100। ये किसका होता है? ये हमारा हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। आगे है हमारा सिंक और सोर्स का रेशियो। सोर्स क्या होता है? जो हमारा बायोलॉजिकल जो हमारा यील्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल यील्ड को ही हम सोर्स बोलते हैं। और जो यील्ड हमारा है सिंक, इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक यील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक यील्ड बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक यील्ड। बायोलॉजिकल यील्ड और इकोनॉमिक यील्ड। सोर्स का समझते हैं, द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। पौधे का वह भाग जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। जनरली ये पत्तियां होती हैं, लेकिन गेहूं के केस में गेहूं का जो तना होता है वो भी हरा होता है। और आप लोगों को पता होगा कि पौधे का जो भी भाग हरा है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो गेहूं में ये पूरा का पूरा अपना जो पूरा पौधा होता है, पूरा फोलियज पार्ट जो कि हरा होता है, इन्फ्लोरोसेंस तक इसमें हरा होता है। तो ये सभी इसमें बायोलॉजिकल यील्ड में आता है। और इकोनॉमिक यील्ड क्या होता है? यानी कि सिंक क्या होता है? जहां पर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बनता है वो जाकर एक्यूमुलेट होता है। वो जनरली कहाँ होता है? ग्रेन होता है। जैसे पोटैटो में अगर हम बात करें तो स्टेम होता है,
पालक में और स्पिनाच में हम बात करें तो ये लीफ में होता है। शुगर बीट में अगर हम बात करें तो ये रूट में होता है। गन्ने में हम बात करें तो स्टेम में होता है। इस तरीके से अलग अलग जगह पर होता है। ठीक, यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बना है, जो कार्बोहाइड्रेट या जो एनर्जी बनी है, वो पौधे के किस भाग में जाकर एक्यूमुलेट हो रही है। सिंक के कंडीशन में वो आलू के कंडीशन में वो जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस के द्वारा बन रही है, वो जाकर आलू के ट्यूबर में, जो कि स्टेम वाला पार्ट होता है, वहां पर जाकर एक्यूमुलेट हो रही है। गेहूं और धान के कंडीशन में वो ग्रेन में जाकर एक्यूमुलेट हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं सिंक। तो सिंक और सोर्स का जो रेशियो होता है वो आपका कितना होगा, 70 इज टू सॉरी सिंक एंड सोर्स का रेशियो हमारा कितना होगा, 30:70। 30 क्या है, 30 हमारा सिंक है और 70 क्या है, हमारा सोर्स है। तो सिंक और सोर्स का रेशियो 30:7 है। अभी मैंने आप लोगों को जो गेहूं का एग्जांपल दिया था उसी समय आप लोगों को ये बता रहा हूं। आगे है हमारा एडियोटाइप। एडियोटाइप है a production of any plant is affected by its type, climatic conditions, soil type and management। कोई भी पौधा है उसके अंदर जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे पौधे का टाइप कैसा है, किस तरीके का वो पौधा है, किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन में उसको उगाया जा रहा है, वहां की मिट्टी कैसी है जहां पर वो उगाया जा रहा है, और इसके साथ साथ हम उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से खेती कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है एडियोटाइप। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्मी एंड गैदर 1968, प्लांट प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग द प्लांट्स टाइप एंड इंक्रीजिंग द ग्रेन फिलिंग पीरियड अंडर फेवरेबल कंडीशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडियोटाइप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डोनाल्ड 1968। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ज्यादातर जो पूछा जाता है एडियोटाइप को क्या कहते हैं, एडियोटाइप या फिर मॉडल प्लांट इसको कहा जाता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, डोनाल्ड ने दिया था 1968 में। एडियोटाइप क्या होता है, एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉडल होता है किसी प्लांट का जो कि एक्सपेक्ट करता है एक अच्छा परफॉर्मेंस बिहेवियर, यानी कि अच्छा प्रोडक्शन हमको मिल पाए अगर एक प्रेडिक्टेबल मैनर उसको मिल जाए, एक डेफिनेट एनवायरमेंट मिल जाए। ध्यान से समझें, एक एडियोटाइप ऐसा बायोलॉजिकल प्लांट होता है जो कि एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉडल वाला प्लांट जो कि ये इंश्योर करता है कि अगर इसको इस तरीके का कंडीशन मिल गया और इस तरीके का इसको मैनेजमेंट कर दिया गया तो ये इस तरीके का प्रोडक्शन देगा। ठीक, यानी कि अगर हम इसको इतनी खाद दे दें, इस कंडीशन में उसको उगा दें, इतना इसको पानी दे दें, इतना इसको फर्टिलाइजर दे दें, इस तरीके से इसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर लें तो ये हमको 100 क्विंटल तक उत्पादन दे सकता है। तो यही हमारा होता है एडियोटाइप। अब इसको दूसरी भाषा में आपको समझाते हैं, ध्यान से समझना। एडियोटाइप को दूसरी भाषा में जब मैं समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो ध्यान से समझो, एक एडियोटाइप क्या होता है, एक मॉडल प्लांट होता है। ठीक, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दे रहा हूँ, गेहूं का एग्जाम्पल लेके पूरा एडियोटाइप समझाऊंगा। गेहूं का एक एडियोटाइप यानी कि गेहूं का आपको एक मॉडल प्लांट बनाना है जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे। तो गेहूं का जो पौधा होता है वो लगभग 125 दिन के आसपास में ये मैच्योर होता है। ठीक, बुआई से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक लगभग 125 दिन का टाइम लगता है। अब ध्यान से समझना, अगर पौधे की पत्तियां ज्यादा चौड़ी हो जाएं और पौधे की पत्तियां इरेक्ट हो जाएं, यानी कि पौधे की पत्तियां बिल्कुल सीधी हो जाएं, पौधे की पत्तियां ज्यादा चौड़ी हो जाएं, सीधी हो जाएं और इनके अंदर जो हरा कलर है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगी। और पत्तियां चौड़ी हैं तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगी, और पौधे की पत्तियां ऐसे मुड़ी हुई नहीं है, इस तरीके से नहीं है, पौधियां पत्तियां जो है वो सीधे सीधे हैं, तो ये ज्यादा जगह नहीं कवर करेंगी। ऐसे अगर पत्तियां निकली हैं तो ज्यादा जगह नहीं कवर करेंगी। अगर आपको ऐसे पत्तियां निकल जाए गेहूं की तो आप देखोगे कि इतना ढेर सारा एरिया कवर कर रही हैं, जबकि इस तरीके से पत्तियां इतना केवल जगह कवर कर रही हैं। तो अगर कम जगह कवर कर रहा है तो दूसरे जगह पर उसके बगल में एक और पौधा हम लगा सकते हैं।
और जब ज्यादा जगह कवर करेगा तो हमको प्लांट टू प्लांट या फिर रो टू रो जो स्पेसिंग है पौधे की, उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑडियो टाइप में क्या होता है कि जो पौधा है, ठीक, जो पौधा है इसकी पत्तियां इरेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि स्पेसिंग जो पौधे से पौधे के बीच में है वो कम किया जा सके। पत्तियां चौड़ी हो जिससे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो, जो सनलाइट आ रही है उसको ज्यादा से ज्यादा ये अब्सॉर्ब कर पाए। अब जब ज्यादा एब्सॉर्ब कर पाएगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और अगर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा एनर्जी बनाएगा, जो कि ज्यादा स्टोर होगा। दूसरा एक चीज हो सकता है, अब क्योंकि गेहूं 125 दिन तक इसका लाइफ साइकिल होता है, अगर गेहूं का जो लाइफ साइकिल है इसको हम मान लेते हैं कि 80 दिन तो ये अपना केवल केवल वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। आगे इसका जो 45 दिन बच रहा है, ये 45 दिन ये अपना रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर रहा है। 80 दिन वेजिटेटिव ग्रोथ और 45 दिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अगर हम कोई एक ऐसा तरीका लगा पाए जिससे ये जो 80 दिन का है इसको 60 दिन कर पाए, वेजिटेटिव ग्रोथ हमने क्या कर दिया, 60 दिन कर दिया जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा। वेजिटेटिव ग्रोथ 60 दिन तक, यानी कि केवल 60 दिन तक ही वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। उसके बाद अब हमारे पास बचा कितना, सीधा सीधा 65 दिन हमारे पास बच गया। कितना बच गया, 65 दिन हमारे पास बच गया। अब 65 दिन ये क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा। अब इसको ध्यान से समझना, जो पौधा पहले 80 दिन तक अपनी हाइट को, अपनी पत्तियों को बढ़ाता था, अगर केवल उसको ग्रोथ करने के लिए केवल 60 दिन मिलेगा तो क्या होगा, पौधे की जो हाइट है वो घट जाएगी, यानी कि पौधा जो होगा वो ड्वार्फ हो जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब जब पौधा छोटा हो जाएगा तो आंधी जब आती है तो जो पौधा गिर जाता है, क्रॉप लॉजिंग होने लगती है, उस समस्या से निजात मिल गया। इसके साथ साथ जितना ज्यादा बड़ा पौधा होगा उतना ही ज्यादा पौधे को एनर्जी, थोड़ी थोड़ी एनर्जी पत्तियों में, थोड़ी सी स्टेम में, थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो स्टोर होती ही रहती है। तो अगर पौधा का वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा है तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बन रही है ये पत्तियों में और स्टेम में आके स्टोर होता रहेगा। अगर इसको कम कर दिया जाए तो ये चीजें भी थोड़ी सी घट जाएंगी। दूसरा, जब इसकी ग्रोथ कम हो रही है तो हमको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है, 65 दिन मिल रहा है। अब जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज्यादा होगी तो उसमें ढेर सारे फ्लावर होंगे, फ्लावरिंग ज्यादा लंबे समय तक होगी। फ्लावरिंग लंबी होगी तो जो बाली निकलती है गेहूं की, उसकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाएगी। गेहूं की बाली अगर बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ ग्रेन पर प्लांट ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर पर प्लांट ग्रेन बढ़ जाएंगे तो ग्रेन का साइज भी बढ़ेगा, और अगर ग्रेन का साइज बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, यही तो हमारा काम था। तो एडियोटाइप एक ऐसा मॉडल प्लांट होता है जो कि हम अचीव करने का प्रयास करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू। हम ये चाहते हैं कि ऐसा पौधा बना ले जाएं जिससे कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल पाए। तो ये एडियोटाइप होता है। अलग अलग पौधे का अलग अलग एडियोटाइप होता है। जैसे मैंने आपको गेहूं का बता दिया, गेहूं में ये कुछ तरीके के जो मॉडिफिकेशन है ये हो जाएं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। जैसे गेहूं की जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले जो गेहूं की वेराइटीज हुआ करती थी उनमें जो भूसा होता था वो ज्यादा निकलता था और गेहूं जो होता था वो कम निकलता था। क्यों? क्योंकि पौधा बहुत बड़ा बड़ा होता था। तो पौधा बड़ा है तो पौधा ज्यादातर एनर्जी अपने पास उसके तने और पत्तियों में स्टोर हो जा रहा है। इसके साथ साथ पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा समय तक हो रही है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कम हो रही है। तो ये सभी चीजें हम जब चेंज कर पाए तो पौधे की जो हाइट है वो घट गई, बौना पौधा स्टार्ट हो गया, और जब बौना पौधा बना तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा। तो इस तरीके से जब हम एक पौधे का एडियोटाइप कायदे से समझ लेते हैं तो एडियोटाइप समझ लेने के बाद हम उस पौधे में डिजायरेबल चेंज लाने के लिए फिर ब्रीडिंग या फिर अलग अलग प्रोग्राम करने लगते हैं। तो यही होता है हमारा एडियोटाइप या फिर मॉडल प्लांट, जो कि डोनाल्ड ने 1968 में दिया था। जैसे गेहूं का अगर हम बात करें, गेहूं में ही डोनाल्ड ने 1968 में दिया था, एडियोटाइप का कॉन्सेप्ट भी दिया था और उन्होंने बताया था कि गेहूं में एडियोटाइप क्या क्या होना चाहिए। जैसे
हाइट जो होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए। पौधा जो होना चाहिए वो स्ट्रांग स्टेम होना चाहिए, जिससे लॉजिंग ना होने लगे, जो गिर जाता है वो नहीं होने चाहिए। A few small erect leaf to allow sunlight into the canopy। सीधी पत्तियां होनी चाहिए। छतरी में धूप को लेने के लिए कुछ मोटी और सीधी पत्तियां होनी चाहिए। एक बड़ी सीधी बाली होनी चाहिए, बाली बड़ा होगा तभी ढेर सारा प्रोडक्शन होगा। नंबर ऑफ फर्टाइल जो फ्लावर होनी चाहिए पर यूनिट एरिया में वो ज्यादा होनी चाहिए, जिससे हमारा हार्वेस्टिंग इंडेक्स बढ़ जाए। इसके साथ साथ जो इसमें ऑन होते हैं प्रकाश संश्लेषण से, जिसमें क्या बोलते हैं व्यर्थ वानस्पतिक वृद्धि से बचने के लिए एक ही तना इसके अंदर होना चाहिए, ज्यादा इसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो। इसके साथ साथ ब्लिस्टिल ऑन द ईयर इज इंक्रीज फोटोसिंथेसिस एरिया। A single stem to avoid wasteful growth। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट रहे। प्रॉपर पार्टीशनिंग एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ ऐसे मिलेट्स ये सभी चीजें आराम से हो पाए। तो एक गेहूं का एडियोटाइप होता है, इस तरीके का हमको गेहूं का पौधा मिल जाए तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे जैसे हम पौधे में एडियोटाइप प्राप्त करते जाते हैं, धीरे धीरे हम पौधे की एडियोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी चेंज करते जाते हैं। जैसे जब पौधा बहुत बड़ा था तो हम पहले उसका एडियोटाइप केवल इतना बनाए कि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। जब पौधा छोटा कर ले गए तो हमने थोड़ा सा और सोचा कि पत्तियां थोड़ी चौड़ी हो जाए। इस तरीके से एडियोटाइप थोड़ा थोड़ा टाइम बाद चेंज भी होता रहता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेज के बारे में बात करें, द आइडियल मेज प्लांट जो होता है वो सूट इरेक्ट अपर लीफ, इसकी पत्तियां सीधी होनी चाहिए। लोअर लीफ दैट ग्रेजुअली बिकम हॉरिजेंटल, जो पत्तियां हॉरिजेंटल हो जाती हैं ये थोड़ी सी कम होने लगे। दिस अलाउज सनशाइन इनटू द कैनोपी एंड प्रॉपर एयर मूवमेंट होगा, क्योंकि जो अगल बगल की पत्तियां ऐसे मुड़ जाती हैं इससे हवा का आवागमन तेजी से नहीं हो पाता है, और जब बहुत तेज हवा चलती है तो पेड़ गिरने की भी संभावना बढ़ जाती है। जो हमारा पौधा है इसके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पत्तियां जो लटक गई हैं, जो हॉरिजेंटल पत्तियां हैं, ये हॉरिजेंटल पत्तियां क्या करती हैं, ये हॉरिजेंटल जो पत्तियां हैं ये हवा के आवागमन को रोक देती है। प्लांट की हाइट जो है वो 1.5 मीटर हो और इसमें 3 से 4 नोब प्रोड्यूस होते रहें। एक जो इसके क्या है, इसके जो नोट्स हैं और टेसल इसके अंदर थोड़ा सा कम हो, नोब के पास ही हो। सीधा सीधा कहने का यह मतलब है पौधे की हाइट कम हो जाए, भुट्टे की संख्या 2-3 हो जाए, 5 भुट्टे हो जाए, ज्यादा से ज्यादा भुट्टे हो जाए। और जो टेसल बन रहा है जो बहुत ज्यादा ऊपर बन रहा है, तो भुट्टे और टेसल यानी टेसल और जो सिल्क वाला पार्ट है इनके दोनों के बीच में दूरी कम रहे, जिससे पॉलन आसानी से इधर से एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाए, पॉलिनेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो ये मेज का एडियोटाइप होता है। ग्राम का एडियोटाइप जो कि पांडे और सक्सेना ने 1973 में दिया था। वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी स्टॉप हो जानी चाहिए जब इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो। चने में क्या होता है कि इनमें कंफ्यूजन ही बना रहता है, चने का पौधा कंफ्यूज रहता है कि मैं वेजिटेटिव ग्रोथ कब तक करूं और रिप्रोडक्टिव स्टेज कब स्टार्ट करूं। तो अगर इनमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, एक डेफिनेशन आ जाएगा कि हाँ तुमको अभी तक ग्रोथ करनी है उसके बाद नहीं करनी, यह पौधा खुद ही नहीं समझ पाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि हम आगे अपनी शादी कब करें और बाल बच्चे कब पैदा करें। ठीक, तो ये चीज कंफर्म हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ प्लांट शुड हैव इरेक्ट ब्रांचिंग, ब्रांचिंग सीधी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि अगर अगल बगल में ब्रांचिंग होगी तो एक पौधा दूसरे पौधे के अंदर घुसने लगेगा, तो हमको स्पेसिंग बढ़ानी पड़ेगी, और स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ प्लांट पर हेक्टेयर कम हो जाएंगे, तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ब्रांचिंग सीधी होनी चाहिए, स्प्रेडिंग होनी चाहिए, अम्ब्रेला लाइक कैनोपी होनी चाहिए, इंटरफेयर विद द सनशाइन पेनिट्रेशन, causing humid condition and favor पेस्ट एंड डिजीज। इस तरीके से जो अम्ब्रेला टाइप का जो पौधा होता है, बोले तो छतरी जैसा ऐसा फैल जाता है, वो डिजीज को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, सनशाइन सही से नहीं पहुंच पाती है। इसके साथ साथ उसमें इंसेक्ट पेस्ट लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है और ह्यूमिड कंडीशन में ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से ज्यादा स्प्रेडिंग टाइप का नहीं होना चाहिए। जो हमारा चना है, चना इस तरीके से ग्रो होना चाहिए, ना कि इस तरीके से। अगर इस तरीके से चना ग्रो हुआ तो ये गड़बड़ कर जाएगा, तो इस तरीके से ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की ग्रोथ होनी चाहिए चने में। अरहर के बारे में बात करें तो कैनोपी ग्रोथ बहुत तेज होना चाहिए और लीस्ट इन द बिगिनिंग। इसके साथ साथ इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो वेजिटेटिव
फेज जैसा ही खत्म हो तुरंत स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसमें भी बड़ी दिक्कत होती है इस चीज के लिए। इसके जो फ्लोरल एक्सिस होनी चाहिए वो 2 से 3 फ्लावर ईच ट्राइफोलिएट एक्सिस पे होनी चाहिए, जिससे नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ जाए। सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग, ऑल फ्लावर एक ही समय पर सबके अंदर फ्लावरिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग टाइम पर फ्लावरिंग होगी तो एक पौधे में फ्लावरिंग हो गई है, एक पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, एक पौधा मैच्योरिटी को पहुंच गया है, दूसरे पौधे में भी मैच्योरिटी ही नहीं आ रही है, तो हम प्रॉपर तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक्टिव रोड न्यूड्यूल्स जो हैं वो लंबे समय तक रहने चाहिए, जिससे कि ज्यादातर नाइट्रोजन की डिमांड जो है अरहर की वो पूरी होती रहे। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट होना चाहिए। अगला है रेनफेड अपलैंड राइस, शॉर्ट ड्यूरेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, 85 से 100 दिन के अंदर इनकी ग्रोथ पूरी हो जानी चाहिए। रूट सिस्टम काफी ज्यादा डीप होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अपलैंड राइस है, रेनफेड कंडीशन में हम ग्रो कर रहे हैं जहां पानी की हमारे पास कमी है, तो अगर रूट बहुत नीचे तक जाएगा तो नीचे से पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ड्वार्फ होना चाहिए, हाइट जो उसकी है 100 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, पत्तियां सीधी होनी चाहिए, स्टेम जो है थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, अर्ली स्ट्रांग, और इसके साथ अर्ली स्ट्रांग और फर्टाइल इसमें टेलरिंग होनी चाहिए। बोले तो जितने भी टेलर निकल रहे हैं सब में आपको बालियां देखने को मिले। फ्लावरिंग सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, एक साथ जितने भी धान के पौधे हैं सब में से फ्लावरिंग आए, एक वैरायटी अगर जो है। और इसके साथ साथ गुड नंबर ऑफ पेनिकल निकलना चाहिए, मतलब 1 स्क्वायर मीटर अगर है, 1 स्क्वायर मीटर में आपने धान लगा रखा है, 50 से 55 धान लगाएंगे, और इसमें आपको टोटल जो टिलर निकलेंगे, और टिलर निकलने के बाद जो आपके पेनिकल निकलेंगे, बालियां निकलेंगी, वो आपके 400 होनी चाहिए। यानी कि आपने कितना लगाया धान, लगभग 50 से 55 लगाया है, इसमें से आपको 400 बालियां निकलनी चाहिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेन पर पेनिकल, हर एक पेनिकल में नंबर ऑफ जो ग्रेन है वो ज्यादा होने चाहिए, मतलब एक एक बाली में ढेर सारे धान हो। मॉडरेट सीड डोरमेंसी इनके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीड डोरमेंसी नहीं होती है तो कई बार क्या होता है कि जो धान के जो सीड होते हैं, यानी कि धान का जो ग्रेन होता है, ये पौधे पे लगे लगे ही क्या होता है, जर्मिनेट होने लगता है, जिसको हम बीबी पैरी बोलते हैं। बीबी पैरी जिसको बोलते हैं, बीबी पैरी, जरायुज, जरा जरायुज अंकुरण बोलते हैं इसको। आगे मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को अल्टीमेट एग्रीकल्चर के कोर्स में हॉर्टिकल्चर में मैंने पढ़ा रखा है बीबी पैरी क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा मॉडरेट सीड डोरमेंसी भी होनी चाहिए, पेस्ट और डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट होना चाहिए। इडियोटाइप ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं जहां पर हमारे पास पानी की सुविधा कम है, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, जहां पर 750 से 1150 तक या 1100 तक जो पानी की बरसात होती है, ऐसा एरिया अगर है तो उसको हम किस में रखते हैं, 750 से 1150 तक अगर पानी बरस रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा एरिया जो होता है वहां पर जो पानी होता है वो पानी कम होता है, और पानी कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज्यादा लंबे समय तक पौधे नहीं कर पाएंगे। इफेक्टिव रूट डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि पानी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए पौधे बहुत नीचे तक गहराई तक जाएंगे, तो इसीलिए इनका जो रूट डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर रूट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा तो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ थोड़े से ये ड्रॉट टॉलरेंट भी होनी चाहिए, यानी कि सूखे के प्रति ये थोड़े से टॉलरेंट रहेंगे, तो ही हम इनको ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि ड्राई लैंड एरिया में हमारे पास खेती करने के लिए पानी की कमी होती है। हाई यील्ड पोटेंशियल विथ अल्टर्ड मॉर्फोलॉजी, इनके जो मॉर्फोलॉजी है इसको थोड़ा सा चेंज करके इनके जो यील्ड पोटेंशियल है उसको बढ़ाया जाए। जैसे ए प्लांट विथ फ्यू लीफ, अगर इनके अंदर पत्तियां थोड़ी सी कम हो जाए, जस्ट इनफ टू मेंटेन फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ, यानी कि पत्तियां कम से कम रहेंगी तो वाटर जो है वो थोड़ा सा कम यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा पत्तियां होंगी तो पौधे की जो पानी की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हॉरिजेंटली अरेंज लीफ फॉर बेटर लाइट, जो इसका लाइट इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा हॉरिजेंटल लीफ होना चाहिए, इस तरीके की लीफ होनी चाहिए, यानी कि लीफ ऐसे होनी चाहिए जमीन के सापेक्ष इस तरीके से बढ़नी चाहिए, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा हॉरिजेंटल अरेंजमेंट लीफ दैट बेटर लाइट इंटरेक्शन हो पाए, एज अपोज टू द वर्टिकली अरेंज लीफ व्हिच आर मोर एफिशिएंट टू इरिगेशन। इरिगेशन में
इरिगेशन में सीधी-सीधी पत्तियाँ होनी चाहिए, अगर हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त है। अगर नहीं है तो इस तरीके की पौधे की पत्तियाँ होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें एक होनी चाहिए अगर हम ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए किसी पौधे को डेवलप करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रही होगी। इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो कि मैंने एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो कि 1000 रुपए में लॉन्च कर रखा है इस कोर्स को। सॉरी, अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हो, जान जाओगे। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि कोर्स में क्या-क्या मिलने वाला है और कैसे परचेज करना है। तो आप इस वीडियो को देख के कायदे से इसको देख लो, समझ लो। अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स जो 1000 रुपए में मैंने लॉन्च कर रखा है, क्या-क्या उसमें मिलेगा। इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी। इस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो करके अपने नॉलेज को दिन-ब-दिन बढ़ा सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।